बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल मुतालिया फॉर ऑल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्मी से रिलेटेड। आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए जो है सीट्स आई हुई हैं, उनकी डेट के हवाले से मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं उसकी डेट का बताता चलूँ। उनकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो लास्ट डेट 8 मई है और उसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ डिटेल की ज़रूरत होगी, जो कि नया बंदा या नया बच्चा जो भी अप्लाई करने जाता है उसे डिटेल कुछ मालूम नहीं होता। तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट डिस्कशन में, ताकि आपको अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और अप्लाई करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो डिटेल जानने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आप लोग आसानी से जो डिटेल है उसको जान सकेंगे। ऐसा अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको डिटेल सही तरह से समझ नहीं आएगी। वहाँ पर उनका डिटेल फॉर्म है, मैं साथ साथ उसको रीड करूँगा और आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कोर्स डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कोर्स की डिटेल खुल जाएगी और मैं भी आप लोगों को कोर्स की डिटेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करें और इनकी वेबसाइट खुद भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और जिस तरह की डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा इसमें इनकी डिटेल में, तो वो आप लोगों को कहीं और से नहीं मिलने वाली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। कौन कौन सी कंडीशन है जो हम लोगों को एलिजिबल करेंगी। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी एज। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट का है या उसके इक्विवेलेंट है तो उसकी एज 17 to 22 ईयर्स होगी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज में 3 मंथ का जो है वो रिलैक्सेशन है, मतलब कि कोई 17 मंथ्स का नहीं है, 3 महीने छोटा है तो वो अप्लाई कर सकता है, और कोई 22 ईयर प्लस 3 मंथ का तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड नंबर पर ग्रेजुएट्स 2 इयर्स ग्रेजुएशन एंड सर्विंग PN PAF, किसी ने 2 इयर्स की ग्रेजुएशन की हुई है और वो PN या PAF में सर्व कर रहा है और उनकी एज 17 to 23 इयर्स होनी चाहिए, इनके लिए भी यही रिलैक्सेशन है। और उसके अलावा पॉइंट 3 में किसी ने 4 ईयर की ग्रेजुएशन की हुई है, BS BA ऑनर्स BBA BPA, तो उनकी ये जो एज है उसमें 17 to 24 के बीच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट 4 में जो है वो है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स। तो जो आर्मी के सोल्जर हैं जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनकी एज 1 साल इंक्रीज़ कर दी गई है, यानी कि वो 17 से 25 की एज वाले बंदे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है पॉइंट बी में जो उन्होंने डिस्कस किया, जेंडर जो है हमारा मेल होना चाहिए, यानी कि इस कोर्स के लिए फ़ीमेल्स अप्लाई ही नहीं कर सकती। और पॉइंट सी जो है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप लोगों का अनमैरिड होना लाजमी है। मैरिड वही अप्लाई कर सकता है जो आर्मी में सर्व कर रहा है और वो 20 इयर्स का है। उसके अलावा नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई करता है तो उनको पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह की नेशनैलिटी में कंसीडर किया जाएगा, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा किसी और नेशनैलिटी को पाकिस्तान के अलावा भी। और पॉइंट ई में देखें, अगर मैं रीडिंग करूँगा तो आप लोगों को टाइम वेस्ट होगा, तो मुझे तो इस सारी डिटेल का पता है, तो मैं आप लोगों को रीडिंग किए बगैर ही समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में मिनिमम हाइट 4 to 5 इंच होनी चाहिए, और 4 to 5 फुट, और इसमें सेंटीमीटर में देखा जाए तो 162.5 सेंटीमीटर। और वेट उनके पास एक फॉर्म से होता है, वो खुद ही आपके बॉडी मास के मुताबिक अंदाज़ा लगाते हैं, यानी कि ओवर वेट वालों को वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते। वेट का इतना इशू नहीं होता, वेट का इशू नहीं होता जो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। और एजुकेशन की बात की जाए, मेन चीज़ जो है उसमें आप लोगों की जो कौन कौन इसके लिए अप्लाई
कर सकता है FA FSC या उनके इक्विवेलेंट, जैसा कि ICS या FA FSC ICS के इक्विवेलेंट किसी और कुछ और कोर्स किया हो। और इसके अलावा उनमें अगर किसी ने FA FSC या उसके इक्विवेलेंट किया है तो उसके लिए उसे 60% मार्क्स जो हैं अगर उसने उसमें सिक्योर किए होंगे तो वही अप्लाई कर सकता है। 60% से कम वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, 59 वाला भी नहीं कर सकता। कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन BBA BSc BA BSc ऑनर्स एंड BBA BPA विद 50% मार्क्स इन FA FSC आर एलिजिबल फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। देखिए, अगर किसी के FA FSC में 50% मार्क्स में आए तो वो BA BSc BA BSc ऑनर्स एंड BBA BPA में अगर 60% मार्क्स सिक्योर कर लेता तो उसके 50% मार्क्स के साथ भी वो अप्लाई कर सकता है। तो मार्क्स में रिलैक्सेशन किनको दी जाएगी, ये आप लोग देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैं और कुछ तहसील हैं, इनको सिर्फ 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी मार्क्स में जो बच्चा यहाँ से अप्लाई करता है। तो इसमें मेन चीज़ ये देखिए, नीचे ये देखिए, मेन चीज़ ये है कि यहाँ का डोमिसाइल होल्डर तो वो होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो यहाँ पर स्टडी उसने लाजमी की हो। ये नहीं कि स्टडी उसने लाहौर में की और यहाँ का डोमिसाइल दिखाए 5% की रिलैक्सेशन ले सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। स्टडी भी यहाँ पर उसने की हो लाजमी। पॉइंट 3 की बात करते हैं, और 10% की रिलैक्सेशन उन्हें होगी जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर और उन्होंने FA FSC या इनके इक्विवेलेंट जो है उनकी तलीम हो। और पॉइंट 4 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अभी हमने बात करनी है नीचे चल के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो उनमें ये भी चीज़ आती है, एक होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत किन्हें पड़नी है, मतलब कि अभी इंटरमीडिएट फुल नहीं किया होता, फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए होते हैं, उनके रिज़ल्ट पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 60% मार्क्स पार्ट 1 में हमारे होने चाहिए और पार्ट 2 में अभी हमारा पार्ट 2 कंटिन्यू होता है, तो इसके साथ हम कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाते हैं और पार्ट 1 में 60% मार्क्स आए होते हैं हमारे और तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ लाजमी है कि पार्ट 1 में आप लोगों के 60% मार्क्स लाजमी हों। और पॉइंट 5 में देखिए, कैंडिडेट नॉट इशू विद सर्टिफिकेट और इन पोजेशन ऑफ डुप्लीकेट रिजर्व मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, यानी कि जो डुप्लीकेट बनवा कर लाएगा तो वो ऑफ कोर्स वो पकड़ा जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये देखें, ये जो पॉइंट 5 है इसमें एक वो चीज़ कह रहा है कि जो हमारी सनद है मैट्रिक की वो काफ़ी देर लग जाती है, तो उसके मुतबादिल वो बोर्ड ऑफिस से एक एप्लीकेशन लेटर होता है वो बनवाना पड़ता है, तो वो भी वो लाजमी बनवाएगा। अगर एप्लीकेशन लेटर नहीं होगा तो वो वहाँ से आप लोगों को आउट कर देंगे। मुझे इसके बारे में पक्का पता है, अगर आप लोग एप्लीकेशन लेटर नहीं बनवाएंगे तो वो आपको आउट कर देंगे और कहेंगे बच्चे नेक्स्ट टाइम अप्लाई कीजिएगा ज़रूर। और आप लोग एप्लीकेशन लेटर लाजमी बनवा कर दिएगा। जिनके पास सनद मौजूद है वो तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिनके पास ज़्यादातर सनद मौजूद नहीं होती तो एप्लीकेशन लेटर लाजमी बनवाइएगा। बोर्ड ऑफिस जाइएगा, 5-10 मिनट लगते हैं, वो आप लोगों को एप्लीकेशन लेटर बनवा देता है। लाजमी ये बनवाइएगा, नहीं तो वो आउट कर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहना है कि नेक्स्ट टाइम बच्चे अप्लाई कीजिएगा। और पॉइंट 6 देखिए, ये A लेवल कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में। तो मैं आपको बताते चलूँ कि वो वाले कैंडिडेट जो 2 मरतबा ISSB में रिजेक्ट हो चुके हैं या स्क्रीन्ड आउट हो चुके हैं तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और पॉइंट C में बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कि किसी कैंडिडेट ने ISSB में अप्लाई किया और वो पहली दफ़ा स्क्रीन्ड आउट हो चुका है और नेक्स्ट डेट 4 मंथ के अंदर ही आ गया तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसने दूसरी मरतबा ISS यानी कि TCC या PM में लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो शर्त ये है कि 4 मंथ उसके प्रीवियस ISSB को दिए हुए गुजर जाने चाहिए। 4 मंथ से ज़्यादा जितना भी वक्त हो ठीक है, लेकिन 4 मंथ से कम वक्त में वो अप्लाई नहीं कर सकता। और पॉइंट
डी में, तो अगर कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में डिसमिस कर दिया गया हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट ई की। तो पॉइंट ई में वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई पर्चा हुआ हो, कोई केस हुआ हो, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट एफ, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड PUF बाय AMB, यानी कि कोई अगर अनफिट है अपील मेडिकल बोर्ड से तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई अप्लाई करेगा भी तो वो जब आर्मी 2 दफ़ा आपका मेडिकल लेगी, ठीक है, तो पहले मेडिकल में ही आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। नेक्स्ट रीड करते हैं, डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर किसी आर्मी के हॉस्पिटल यानी कि CMH वगैरह से भी कोई अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं, हाउएवर PAF कैंडिडेट हु बिकम मेडिकली अनफिट फॉर फ्लाइंग बट फिट फॉर ग्राउंड ब्रांचेस कैन अंडरगो रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन एज नॉर्मल कैंडिडेट्स इफ़ दे आर डिज़ायरस टू ज्वाइन अदर आर्म्स। यानी कि PAF का कैंडिडेट जो PAF के मेडिकल में अनफिट करार दे दिया गया लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम कर सकता है, ग्राउंड लेवल पर वो फिट है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और पॉइंट जी में देखिए, डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C, तो जो हेपेटाइटिस B एंड C के मरीज़ हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट H में यानी कि कोई अपने डिसिप्लिन की वजह से निकाला गया हो आर्मी से, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके अलावा वही पॉइंट आई में भी वही बात है। और पॉइंट जे में देखें, टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स फॉर गैरी कंसेलमेंट टू गेट undue advantage will render to applicant permanently ineligible for all type of commission in armed force। तो इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी फ़ायदा उठाने के लिए तलीमी जो जालसाजी है उसमें रसूख हुआ तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और अब हमारी डिस्कशन है पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात आ जाती है। तो रजिस्ट्रेशन या तो हम वहाँ AS&RC में जाकर, यानी कि उनका जो रिक्वायरमेंट सेंटर है वहाँ पर जाकर, जहाँ पर हमने इनिशियल टेस्ट देना है वहाँ पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या ऑनलाइन करवा सकते हैं। इस वक्त तो आप लोग वहाँ उनके रिक्वायरमेंट सेंटर में जाकर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते अपनी, क्योंकि लॉकडाउन है, आप सबको मालूम है। तो इस वक्त सिर्फ आप ऑनलाइन ही अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ये देखें www.joinparkarmy.gov.pk। तो ये इस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करें और इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनेगी वहाँ पर आपको लाजमी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आप लाजमी गलती करने वाले हैं और बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं पॉइंट नंबर C की। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, यानी कि और 8 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 मई जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 8 मई लास्ट डेट है। इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड है। और ये नीचे वो ये बता रहे हैं कि जो इनकी एग्ज़ाम डेट है वो आप लोग सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और हेल्थ का इशू है, तो इस वजह से ना इनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो लेट, आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगी, लेकिन आप तक लाजमी पहुंचा दी जाएगी। आप लोग बस इनकी ये वेबसाइट पर लाजमी विज़िट करते रहिएगा, उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक इस वेबसाइट पर पहुंचाई जाएगी। और यहाँ पर नीचे नोट है आप लोगों के लिए। देखिए, हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि मैंने TCC यानी कि शॉर्ट कोर्स जो कैप्टन के लिए होता है, शॉर्ट कोर्स के बाद आप जो आर्मी में कैप्टन भर्ती कर लिए जाते हो। और जो सवाल वो ये है हमारे दिमाग में
कि जो टीसीसी है उसके हमारे पास जो अमूमन बच्चों के दिमागों में सवाल होता है, टीसीसी के लिए हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्सेज के लिए 3 चांसेस होते हैं। अगर हम टीसीसी में 2 बार रह गए हैं तो पीएमए लॉन्ग कोर्स है उसके 3 चांसेस होंगे। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। टीसीसी पीएमए लॉन्ग कोर्स दोनों के 2 ही चांस। अगर आप लोग एक दफ़ा टीसीसी में रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो वो पीएमए का भी आपका काउंट कर लिया जाएगा बीच में ही, और यही बात है। अगर दूसरी दफ़ा भी टीसीसी में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि आईएसएसबी में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिसने फ़र्स्ट टाइम, ये पॉइंट बी में वो ये बता रहे हैं, अगर किसी ने फ़र्स्ट टाइम आईएसएसबी के लिए गया, इनिशियल सिलेक्शन तो रिक्वायरमेंट सेंटर में हुई, वो होने के बाद आपको आईएसएसबी लेटर मिला, आईएसएसबी लेटर फिल करके आप सबमिट करवाया, उसके बाद आप आईएसएसबी देने के लिए गए और वहाँ पर आप लोग रिजेक्ट कर दिए गए, तो आप लोगों के पास उनका जो लेटर वो इशू करते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है नॉट रिकमेंडेड, तो वो लेटर आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए अगर आप दूसरी बार जा रहे हैं। पॉइंट डी में देखते हैं। पॉइंट डी में ये है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, तो आपने जो इनिशियल टेस्ट देना है रिक्वायरमेंट सेंटर में, तो वहाँ पर आप लोगों से किस किस चीज़ का टेस्ट लिया जाएगा, आपको किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करना लाजमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं रीड करना चाहूँगा। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडीज़, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। तो ये आप लोगों के 3 टेस्ट होंगे जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन लिए जाएंगे, एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे ये आप लोगों के। और आप लोग अगर यहाँ वो 3 टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को फ़िज़िकल टेस्ट की डेट अनाउंस की जाएगी। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल टेस्ट की जो है डेट अनाउंस की जाएगी जो इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे। तो फ़िज़िकल टेस्ट आप लोगों को, फ़िज़िकल टेस्ट में आप लोगों को से क्या फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, 1.6 किलोमीटर रन होगा, 8 मिनट में आप लोगों को वो रनिंग कंप्लीट करनी होगी। पुशअप्स होंगे 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स होंगे 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, चिनअप्स होंगे 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। ये देखें, पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, तो इनकी प्रिपरेशन लाजमी करके जाइएगा। ये इतने मुश्किल नहीं होते, हम लोगों ने इन्हें मुश्किल बना रखा है। देखिए पुशअप्स और पुशअप्स जो हैं ये थोड़ा मुश्किल है, चिनअप्स आप आराम से कर लेंगे। पुशअप्स की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सिटअप्स तो आप लोग लाजमी से आराम से ही कर लेंगे, और डी जो क्रॉसिंग है ये आराम से आप लोग कर लेंगे, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फोकस करिएगा इनिशियल टेस्ट पे। इसकी बुक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो उन बुक्स से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये फ़िज़िकल टेस्ट आलमोस्ट तमाम बच्चे पास कर लेते हैं, कईयों का मसला आता है लेकिन इतना ज़्यादा इसका कोई इशू नहीं है। वो आप लोगों का एटीट्यूड ठीक होगा तो वो आपको रनिंग के अलावा पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, डी क्रॉसिंग में चांस देते हैं सेकंड, लेकिन रनिंग में आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाता। और अगर आप लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लिया, तो आप लोगों को वहाँ पर ही इनिशियली एक जो है इंटरव्यू देना होगा मेडिकल देने के बाद। मेडिकल पहले, सबसे पहले आप इनिशियल टेस्ट पास किया, उसके बाद आप फ़िज़िकल पास करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर ही मेडिकल दिया जाएगा रिक्वायरमेंट सेंटर में। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू करने के बाद आपको आईएसएसबी लेटर दिया जाएगा, जो कि 2 मंथ के बाद आईएसएसबी से कॉल आती, एक कॉल लेटर आता है या उनसे कॉल आती है, तो फिर वो आपको बताते हैं कि यहाँ तो कॉल पे बताएंगे या उनका कॉल लेटर आएगा आप लोगों के पास बाय पोस्ट। उसमें लिखा होगा कि फ़लाँ दिन आप लोगों ने जाना है और फ़लाँ जगह पर जाना है। 3 ही जगह हैं, गुजरांवाला, कराची, कोहाट। यहाँ पर आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तकरीबन 4 दिन का प्रोसेस होता है। वहाँ पर ही आप लोगों की जो होती है सिलेक्शन, असल सिलेक्शन वहीं पर सिलेक्शन करने के बाद आप फाइनल मेडिकल के लिए जाते हैं। और में फर्दर सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वो वाले कैंडिडेट जो AS&RC में सिलेक्ट कर ली गए, यानी कि इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है, ISSB भी पास कर लिया और फाइनल मेडिकल भी पास कर लिया, जो कि आपकी नियर जो आपके इलाके के करीब है CMH, वहाँ पर आप लोगों को
जो है मेडिकल देना होगा। मेडिकल देने के बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोगों की GHQ में होगी। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद ये 0.5 में ये बता रहे हैं कि आप लोगों की 2 इयर्स की ट्रेनिंग है। और 0.6 में यानी कि आप लोग इनिशियल जो टेस्ट देने जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद, अभी ये इनिशियल बात कर रहा हूँ, इनिशियली जो आप लोगों ने अभी एंटर होना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आएगी। तो उस एग्ज़ाम डेट पर जब आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, इनिशियल टेस्ट देने जाएंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो तब आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए, तो ये वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट इसको मैं रीड करना चाहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये हमारे पास होना लाजमी है। तो पॉइंट ए में ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक FA FSC इक्विवेलेंट, आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, FA FSC इक्विवेलेंट इनकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप लोग पार्ट 2 में हैं, पार्ट 1 अभी आपके इंटरमीडिएट कंटिन्यू है, तो आपके पास पार्ट 1 की मार्कशीट होनी चाहिए और होप सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, जो मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। पॉइंट बी, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड फॉर बी अलॉन्ग विद गार्डियंस कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फादर और मदर फॉर लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो कैंडिडेट जो 18 प्लस नहीं है तो उनका बेफॉर्म रिक्वायर्ड है, और उनके अलावा उनके फादर या मदर में से उनके जो CNIC है उसकी कॉपी लाजमी उनके पास होनी चाहिए। और ओरिजिनल आप लोगों ने सब कुछ ओरिजिनल लेकर जाना है। और इसके अलावा हम बात करते हैं पॉइंट C में, आप लोग अपनी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएंगे। फादर और मदर या आपका दूसरा कोई गार्डियन है तो उसके आप बेशक कॉपी करवा सकते हैं CNIC की। और पॉइंट C में 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इनकी ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ये जो बताए हैं पॉइंट A और पॉइंट B में, ये ओरिजिनल तो आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास इनकी एक कॉपी लाजमी होनी चाहिए। जब आप लोग इनिशियल टेस्ट देने जाएंगे तब आप लोगों के पास ये चीज़ें लाजमी मौजूद हों, इनकी एक कॉपी तब भी लाजमी मौजूद हो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं D में, तो 3 आप लोगों के पास जो है पासपोर्ट साइज़ आप लोगों की पिक्स मौजूद हों और फ्रंट और बैक पे अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें कौन से ऑफिसर की, प्रिंसिपल क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। प्रिंसिपल या क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के ही साइन करवाना लाजमी है। और पॉइंट E जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है डिस्कशन का, और उसमें है ओरिजिनली एज वेल एज 1 फोटोकॉपी ऑफ नॉन रिकमेंडेड लेटर बाय SSB आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटेड कैंडिडेट। जैसे कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ इसके बारे में कि वो कैंडिडेट जो पहली दफ़ा अप्लाई किया वहाँ पे ISSB में नो रेकमेंड हो गए हैं, तो जब वो सेकंड टाइम अप्लाई करने जाएंगे तो उनके जब कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम नो रेकमेंड होता है या सेकंड टाइम जब भी नो रेकमेंड होता है तो उसके पास लेटर आता है, यानी बाय पोस्ट घर ही पोस्ट कर दिया जाता है। तो उसमें लेटर पर लाजमी अगर वो रेकमेंड है तो रेकमेंडेड लिखा होता है, नो रेकमेंड है तो उसके ऊपर नो रेकमेंडेड लिखा होता है, तो वो लेटर लाजमी आप लोगों के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट है कि ऑल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड फॉर्म B विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि वो वाला CNIC कार्ड जिसकी डेट गुजर चुकी हो वो आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो डिटेल तो आप लोगों ने जान ली, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह फिल किया जाए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करते हैं हम लोग तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस आती हैं। उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो मैं ये आप लोगों के सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करूँगा। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करूँगा आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वहाँ नेक्स्ट वीडियो में मेरी देखिएगा कि मैं किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करता हूँ, और आप लोगों को
आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिटेल अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।